हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज एक हम नया इनिशिएटिव लेकर आए हैं पीएम पाठशाला में, दैट इज़ मिडेवल हिस्ट्री बाय सतीश चंद्रा। गाइस, एक बहुत ही प्यारी किताब है। आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में फैक्ट के रूप में भी बड़ा काम देगी, मेंस आंसर राइटिंग में भी आपको काम देगी, तो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और जो भी बच्चे बिगिनर्स हैं वो भी, और इवन जिन्होंने बहुत तैयारी बहुत टाइम से भी कर रहे हैं, तब भी मैं कहती हूँ कि ये किताब मैं रिकमेंड इसलिए करती हूँ क्योंकि इस किताब में बहुत ही अच्छे तरीके से मिडेवल हिस्ट्री को समझाया गया है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स ऑल्सो, विल टेक द हेल्प ऑफ पिक्चर्स, विल मेक स्टोरीज ऑल्सो, ताकि आपको ये समझ आ जाए। आज गाइस हमने पहले ही चैप्टर से उठाया है, चैप्टर वाइज चलेंगे, डेली एक चैप्टर उठाएंगे, डायग्राम स्टोरीज आपको सब मिलेंगी। ठीक है, एक अच्छा एनालिसिस मिलेगा आपको इस वीडियो के तहत, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम पढ़ रहे हैं, इसमें फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया एंड द वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, इंडिया एंड वर्ल्ड में जो चैप्टर में यहाँ पर आएगा वो क्या आएगा कि 1000 ईयर पीरियड से जो पहले की बातें हैं, इसमें हम टाइम फेज़ याद रखना। इसमें 8th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी को आप जो भी उसके अंदर चेंजेस आए हैं उसके बारे में आप समझोगे। ठीक है, अब उसमें उस चीज़ का चेंज का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, वहाँ पर जो भी यूरोप में चेंज हुआ, सोशल नए नए चेंजेस आए, कुछ नए पॉलिटिकल फॉर्म्स बने, उसका इम्पैक्ट यूरोप में क्या था, उसका इम्पैक्ट आपके एशिया में क्या क्या रहा, न्यू फॉर्म ने कैसे एक नया थिंकिंग पैटर्न, एक नया लिविंग पैटर्न हमारे लिए क्रिएट किया, लोगों के लिए क्रिएट किया, उसकी वजह से आपका क्या क्या चेंजेस थे, ये चेंज आ क्यों रहा था, क्योंकि इंडिया का लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेड भी था, कल्चरल रिलेशन भी थे सभी कंट्रीज़ के साथ जो भी आपके मेडिटेरियन सी के आसपास थे। बहुत सारे एम्पायर्स थे विच अराउज इन द एरिया, है ना, रोमन एंड पर्शियन एम्पायर्स के आसपास भी ऐसे कई इलाके ऐसे थे जहाँ पर कई सारे आपकी डायनेस्टीज शुरू हो गए। तो उन सारे बारों में ये चैप्टर की बात करेगा। तो सबसे पहले हम कॉन्टिनेंट उठाते हैं, यूरोप कॉन्टिनेंट। यूरोप कॉन्टिनेंट के लिए गाइस देखो, ये डायग्राम में बाइजेंटाइन एम्पायर मैंने दिखा रखा है, और ये कब पीक पे रहा, ये कब कैसे रहा, 565 एडी के अंदर गाइस ये रहा। ठीक है, इसमें आपका ये भी देखो, कई सारे स्टेट्स यहाँ पे दिखा रखे हैं इसके अंदर। ठीक है, वो आपको एक देखने को मिल जाएगा इसमें। और दूसरा हम इसके साथ अभी पढ़ लेते हैं बाइजेंटाइन एम्पायर के बारे में, कि देखो जो इंडिया में ना आपका, सॉरी, यूरोप के अंदर ना माइटी रोमन एम्पायर, माइटी बोलते हैं स्ट्रॉन्ग, ठीक है, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल। तो जो रोमन एम्पायर था वो आपके ब्रोकन हुआ टू बाय द थर्ड क्वार्टर ऑफ द 6th सेंचुरी में। वेस्टर्न पार्ट होता था, उसकी कैपिटल थी रोम, और यहाँ पर आपका स्लेव के थ्रू और जर्मेनिक ट्राइब्समैन रहते थे, जो कहाँ से आए थे, रशिया और जर्मनी से आए थे। ध्यान से सुनना, यूरोप में माइटी रोमन एम्पायर है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है 6th सेंचुरी के अंदर। वेस्टर्न पार्ट है, उसकी कैपिटल रोम है, जहाँ पे स्लेव एंड जर्मेनिक ट्राइब्समैन रहते हैं, जो कि रशिया और जर्मनी की साइड से आए हैं। ये जो ट्राइब्स है ना, वो एक बारी में नहीं आई हैं, कई सारी वेव्स में आई हैं। और ये क्या करती थी, डैमेज करना प्रॉपर्टीज़ को, प्लंडर करना ओल्ड टेरिटरीज़ में रोमन एम्पायर के, ये सब काम करते थे। फिर कोर्स ऑफ टाइम में क्या हुआ, ये वहीं पे चोरी चकारी करके, प्लंडर करके वहीं वहीं सेटल होने लग गए डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप में। अब धीरे धीरे क्या हुआ, देखो, जब दूसरी पॉपुलेशन आएगी तो डेफिनेटली ओल्ड जो पॉपुलेशन था उसमें कुछ चेंज होना शुरू हो जाएगा, उनके कैरेक्टर में चेंज होने लग जाएगा, उनकी लैंग्वेज में चेंज आएगा, वहाँ पर द वे द गवर्नमेंट इज़ गवर्निंग पैटर्न गवर्नमेंट का चेंज हो जाएगा। तो फाउंडेशन क्या तैयार हुई, एक मॉडर्न यूरोप की तैयार हो गई, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पर लोकल पॉपुलेशन में देखा कि ट्राइब्समैन आते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये शुरू हुआ। अब ये तो था वेस्टर्न पार्ट रोमन एम्पायर का। अब हम चलते हैं रोमन एम्पायर के ईस्टर्न पार्ट की ओर। जो ओल्ड रोमन एम्पायर था उसमें जो आपका ईस्टर्न पार्ट था उसकी बाइजेंटाइन कैपिटल थी। यहाँ पर क्या आएगा, बाइजेंटाइन एम्पायर, जो मैंने आपको भी डायग्राम में भी दिखाया था। इंक्लूडेड मोस्ट ऑफ द ईस्टर्न यूरोप। ईस्टर्न यूरोप वाला पार्ट होता था, यानी कि आपका अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, सीरिया, टर्की, इजिप्ट, ये वाला पार्ट था, एज वेल एज मॉडर्न जो आपके वो थे ना ईस्टर्न यूरोप वाले पार्ट थे। और इसमें आपके ईस्टर्न यूरोप के साथ साथ ये वाले पार्ट भी थे, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, मेडिटेरियन सी के आसपास सब जगह पे चेंजेस दिखने को मिले। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ना एक स्ट्रॉन्ग मोनार्की एंड हाईली सेंट्रलाइज सिस्टम था। देखो यहाँ पर गवर्निंग करने का तरीका, वेस्ट वाले पार्ट में क्या हुआ, बहुत सारे ट्राइब्समैन चल के आ रही हैं वेव्स में, आपके रशिया से, जर्मनी से। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मोनार्कल सिस्टम है और हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि सब काम जो होता है वो राजा ही करता है।
लेकिन इनके जो बिलीफ थे, इनके जो रिचुअल्स थे ना ईस्टर्न पार्ट वालों के, इनके कैथोलिक चर्च जो वेस्ट में होता था उससे इनके डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे ये काम करते थे। इनका हेडक्वार्टर जो रोम में था वो कैथोलिक चर्च वाला था, ठीक है। जो चर्च ईस्ट के होते थे, याद रखो, उनको हम ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च कहते थे। फिर यहाँ कई सारे एफर्ट लिए गए बेजेंटाइन रूलर्स ने, दैट रशिया वाज कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, ऐसे ऐसे इन्होंने कई सारे इनिशिएटिव लिए। अब जो बाइजेंटाइन एम्पायर है वो एक लार्ज था, फ्लरिशिंग एम्पायर था। यहाँ पर खूब सारा ट्रेड भी होता था। किसके साथ ट्रेड करते थे? ये एशियंस के साथ ट्रेड किया करते थे। फिर जैसे जैसे आपका जब ये भी कब शुरू हुआ एशियंस के साथ ट्रेड? जब इनका वेस्टर्न, इन्होंने देखा ना वेस्टर्न यूरोपियन एम्पायर जो है वो कोलैप्स हो रहा है, तो इन्होंने अपना जो ट्रेड था ईस्टर्न वालों ने अपना सारा का सारा एशियंस के साथ शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ कि इन्होंने एक ऐसा ट्रेडिशन, गवर्नमेंट का कल्चर ऐसा कुछ शुरू करा, फिर लेटर एब्जॉर्ब आया था अरब्स। फिर बाद में अरब्स का इन्होंने शुरू कर दिया, वहाँ पर सीरिया, इजिप्ट, यहाँ पे इनके कनेक्शंस बनने लग गए। एक यहाँ पर एक ग्रीको रोमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हो गई, अरब वर्ल्ड भी आ गया बीच में। फिर क्या हुआ कि एक अलग तरह से कुछ समय बाद क्या हुआ कि रिवाइवल हुआ ग्रीक लर्निंग इन द वेस्ट, वहाँ पर भी कुछ कुछ। फिर मिडिल ऑफ द 15th सेंचुरी में क्या हुआ, जो कॉन्स्टेंटिनोपल जो था एम्पायर था बेसिकली, वो गिर गया टू द टर्क्स। उसके बाद फिर क्या होता है, देखो ये ईस्टर्न एंड वेस्टर्न एम्पायर के साथ हुआ। फिर फॉर सेंचुरी जब रोमन एम्पायर वेस्ट से कोलैप्स हो गया, साइड सिटीज़ जो थी वेस्टर्न यूरोप्स की वो वर्चुअली ख़त्म होने लग गई, तो उसका ना रीज़न क्या था? देखो रीज़न इसका सबसे बड़ा ये था कि वहाँ पर गोल्ड नहीं था, विच द रोमन्स हैड ऑब्टेन फ्रॉम अफ्रीका से लेकर आते थे, वो गोल्ड नहीं था, जो उसको ट्रेड भी किया जाता था वो सब ख़त्म हो गया। फिर आप ये कह सकते हो कि जो 6th to 10th सेंचुरी का पीरियड था वो एक डार्क एज बन के रह गया, ऐसा हिस्टोरियंस का कहना है। लेकिन यहाँ इसी फेज़ में देखो डार्क एज तो है क्योंकि गोल्ड ख़त्म हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी था कि यहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन भी देखने को मिला, सिटीज़ का रिवाइवल भी देखने को मिला फ्रॉम 10th सेंचुरी ऑनवर्ड, है ना। तो फॉरेन ट्रेड शुरू हो गया। 12th to 14th सेंचुरी में क्या हुआ, वेस्टर्न जो आपका यूरोप था वहाँ पर अगेन प्रॉस्पेरिटी आ गई, कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्योंकि डेवलपमेंट हुआ, इस्टेब्लिशमेंट हो गई यूनिवर्सिटीज़ इन नंबर ऑफ सिटीज़। तो देखो टाइम फेज़ भी याद रखो कि इस टाइम फेज़ में जो आपका 12th and 14th सेंचुरी वेस्टर्न यूरोप्स के लिए अच्छा टाइम था, प्रॉस्पेरिटी बढ़ गई थी बिकॉज साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो गया था। कई सारी जो सिटीज़ थी वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह खुल गई थी, यूनिवर्सिटीज़ की वजह से नई लर्निंग आ गई, नई लर्निंग से नए आइडियाज़ आ गए, नए आइडिया से रेनेसा आ गया। कहाँ पर? ये नए यूरोप में। तो राइज ऑफ न्यू यूरोप ऐसे स्टार्ट हुआ, समझ रहे हो आप? ये एक तरीका होता है। अच्छा, अब आप देखोगे कि फेज़ जो आपका यहाँ पर क्या शुरू हो रहा है, यहाँ पर फेज़ शुरू हो रहा है आपका फ्यूडलिज्म का फेज़। फ्यूडलिज्म के लिए भी यहाँ पर मैंने एक डायग्राम डाला हुआ है। तो यहाँ पर राइज ऑफ फ्यूडलिज्म इन मिडिवल यूरोप में 500 सेंचुरी से लेके 1500 सेंचुरी तक यहाँ पर दे रखा है। यहाँ कैसे कैसे राइज हो रहा है फ्यूडलिज्म के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फ्यूडलिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स को भी समझेंगे। देखो जब नई तरह की सोसाइटी आई, नई तरह की गवर्नमेंट आई, कहाँ पर? वेस्टर्न यूरोप में। तो उससे क्या हुआ, ब्रेकअप भी शुरू हुआ रोमन एम्पायर का, है ना। जो नया ऑर्डर था उसने धीरे 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 क्या इमर्ज करा दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूडलिज्म। ये फ्यूडलिज्म जो टर्म है ये एक लैटिन वर्ड फ्यूडम से आई है, जिसका मतलब होता है फीफ, यानी कि एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे चीफ सबसे पावरफुल एलिमेंट होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास मिलिट्री है, उसके पास बहुत सारा लैंड है, उसके पास एक इम्पॉर्टेंट तरीका है, मतलब वो बंदा इम्पॉर्टेंट है वो, और वो गवर्नमेंट का पार्ट भी है। तो किंग वो जस्ट लाइक वन ऑफ द पावरफुल फ्यूडल चीफ, तो किंग होता था, यानी इसीलिए सबसे ऊपर रखा जाता था यहाँ पर। किंग के बाद द कोर्स ऑफ टाइम मोनार्की और स्ट्रांग होने लग गई। फिर क्या हुआ, अन अटैम्प्ट लिया गया कि भाई पावर ऑफ द चीफ्स को लिमिट किया जाए। कॉन्स्टेंटली वहाँ पर लड़ाई लड़ने लग गए वो, स्टेट में एक एनार्की सिस्टम रोल लेने लग गया। तो एक तरीका होता था जैसे किंग सॉर द चीफ ओथ लेता था लॉयल्टी की वसाल्स के सामने, इन रिटर्न उनको लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड दे देता था वसाल्स को। मतलब किंग अपने आप को पावरफुल रखने के लिए ऐसा करता था। फिर वो लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड में चीफ बन जाते थे। तो चीफ इन टर्न वो क्या करते थे, सब चीफ्स को अपॉइंट करते थे जिनको वसाल्स बोलते थे, उनको भी कुछ अपना लैंड वैंड का कुछ ट्रैक्ट दे दिया। तो किंग इन थ्योरी रिज्यूम द फीफ ऑफ अ डिसलॉयल वसाल, बट इन प्रैक्टिस दिस वॉज रेयरली डन, ऐसा रेयरली देखा जाता था। तो फ्यूडल सिस्टम में गवर्नमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडेड एरिस्टोक्रेसी की तरह काम करती थी, और फिर धीरे धीरे देखा जाने लगा ये एरिस्टोक्रेसी हेरिडिटरी नेचर में हो गई। एंड ट्राइज इज़ बेस्ट टू एडमिट, कोई आउटसाइडर्स को ये लेते ही नहीं थे राज करने के लिए। फिर इन्होंने कम्प्लीटली ये अपने ही हेरिडिटरी, अपने ही फैमिली से लोग लाने लग गए, और इस तरह से एक नया ऐसा तरह से चलने लग गया। बट इट वॉज नेवर अ कम्प्लीटली क्लोज एरिस्टोक्रेसी। कुछ डिसलॉयल चीफ्स होते थे, उनको रिमूव कर दिया जाता था, नए लोगों को अपॉइंट किया जाता था, इससे पावर उनकी राइज हो जाती थी। अब
फ्यूडल सिस्टम के अगर आपसे पेपर में पूछ रहे हैं कि फ्यूडल सिस्टम के भाई साहब 2 फीचर्स बताओ, तो पहला फीचर याद रखना, ये सिस्टम था सर्फडॉम का। सर्फ कौन होते थे? पेजेंट होते थे जो आपके लैंड में काम करते थे, उनका कोई और प्रोफेशन नहीं होता था, और माइग्रेट टू एनी अदर या मैरी विदाउट एनी परमिशन ऑफ हिज विदाउट द परमिशन ऑफ हिज लॉर्ड और मास्टर। ये एक सिस्टम में ऐसा एसोसिएटेड सिस्टम था जिसको मैनर कहते थे। मैनर के पास हाउस कैसल इसे कहते हैं, जहाँ पे लॉर्ड रहता था। तो बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड जो होता था वो लॉर्ड्स के पास होता था, ठीक है। पार्ट ऑफ लैंड कल्टीवेट किया जाता था सर्फ की मदद से, फिर डिवाइड कर दिया जाता था उसको कल्टीवेट करने के बाद फील्ड अपने मास्टर को। फिर वो बेसिकली जो लैंड होता था थ्योरेटिकली किसका होता था? लॉर्ड का। सर्फ वहाँ सिर्फ काम करता था, काम के बदले उसको कुछ पैसा या कुछ उसको इन काइंड में चीज़ें दे दी जाती थी। लॉर्ड ऑफ द मैनर का काम क्या होता था? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, जस्टिस को डिस्पेंस करना। सिंस देयर वॉज अ ग्रेट डील ऑफ लॉलेसनेस इन दोज डेज, वहाँ पे लॉलेसनेस बहुत ज़्यादा था। इवन फ्री पेजेंट्स वर सम टाइम प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द वसालेज ऑफ द लॉर्ड, और उनको फिर उससे प्रोटेक्शन भी मिल जाती थी, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉलेसनेस था, लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम बहुत ख़राब होता था, इसलिए ऐसा करते थे। अच्छा, कुछ हिस्टोरियंस का ये कहना है जो सिस्टम ऑफ सर्वडॉम है, मैनर सिस्टम है, ये एक वाइटल पार्ट है फ्यूडलिज्म का, एंड दैट इज़ रॉन्ग टू स्पीक ऑफ फ्यूडलिज्म फॉर सोसाइटीज इन विच दीज डिड नॉट एग्जिस्ट। इंडिया के अंदर एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी सर्वडॉम नहीं था एंड नो मैनर सिस्टम एज सच, बट जो लोकल लैंडेड एलिमेंट्स होते थे, जो सामंत होते थे, इंडिया के अंदर सामंत राज था। यहाँ पर वो बहुत सारे पावर जो फ्यूडल लॉर्ड्स की होती थी वो प्रैक्टिस करते थे, पेजेंट्स इनके डिपेंडेंट में रहते थे। तो अदर वर्ड्स में आप ये कह सकते हो वॉट मैटर्ड वॉट नॉट वेदर द पेजेंट्री वॉज फॉर्मली फ्री, बल्कि मैनर और एक्सटेंड की वो कैसे अपनी फ्रीडम को एक्सटेंड करते जा रहे थे। तो बहुत सारी जो वेस्टर्न यूरोपियन की कंट्रीज़ थी उन्होंने मैनर सिस्टम बनाया, लेबर ड्यूज़ बना दिए, और ये सारे के सारे बाय द पेजेंट डिसअपियर हो गए थे सारी चीज़ें ये 14th सेंचुरी। सेकेंड फीचर जो आपको फ्यूडल सिस्टम का यूरोप में नज़र आएगा वो नज़र आएगा सिस्टम ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। मोस्ट टिपिकल सिंबल जो है फ्यूडल सिस्टम का वो है हॉर्स बैक, एक्चुअली द सिस्टम ऑफ कैवलरी वॉरफेयर। ये सारे ट्रेस किए जाते थे यूरोप में 8th सेंचुरी में। रोमन टाइम्स में जो चीफ विंग्स थे आर्मी के वर द हैवी एंड लाइट इन्फेंट्री होती थी। यहाँ पे लोग चीफ के पास लॉन्ग स्पीयर्स होते थे, शॉर्ट स्वॉर्ड्स होती थी, हॉर्स को यूज़ किया जाता था चैरियट्स के फॉर्म में ताकि ऑफिसर्स वहाँ पे चल पाएँ, राइड कर पाएँ। तो जनरली ये माना जाता था जो मोड ऑफ वॉरफेयर होता था चेंज कब हुआ? जब अराइवल हुआ अरब्स का। अरब आए तो वो बहुत बड़े बड़े लार्ज सप्लाई किए उन्होंने हॉर्सेस। अब हॉर्स का आपको पता है बहुत तेज़ी से भागने वाला वो एनिमल है, तो फिर उसने ऐसे तरह से करा। तो जो इन्फेंट्री जो पहले की थी वो सारी की सारी खराब। तो प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सारे के सारे न्यू मोड को कर पाएँ डेवलप, तो इसकी वजह से भी एक नया ग्रोथ हुआ फेडरलिज्म के अंदर। तो नो किंग कुड होप टू मेंटेन आउट ऑफ द रिसोर्सेज, है ना, लार्ज बॉडी और कैवलरी को करना। तो ये सारी सिस्टम, तो धीरे धीरे आर्मी कैसी थी? आर्मी डिसेंट्रलाइज थी, असाइनिंग द फ्यू फोल्डर्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके पास भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कैवलरी को फिक्स करना और मेंटेन करना, ये सारा। अब देखो कैवलरी वॉरफेयर जो है ना आपका बिकेम द प्रिंसिपल मोड ऑफ वॉरफेयर, क्योंकि ना नए नए चीज़ों का और यहाँ पे ना डिस्कवरी हो गया था। देखो पहले ना क्या होता था, जो ये आयरन स्ट्रिप देख रहे हो आप ये डायग्राम में, ये आयरन स्ट्रिप पहले नहीं होती थी, तो बड़े आसानी से ना लोग गिर जाते थे घोड़े पे चलते चलते, तो मतलब प्रोटेक्शन की दिक्कत थी। जैसे ही आयरन के ये आपका स्ट्रिप आ गया ना, आयरन का स्ट्रिप आते ही ऐसा हो देखने को मिला आपको। तो याद रखो आयरन का स्ट्रिप इतना इंपॉर्टेंट होता था, ये आयरन स्ट्रिप होने की वजह से ही आपका क्या होने लग गया, ये मेंटेन रहने लग गया सारी चीज़ें। इसी की वजह से गाइस यहाँ पर देखने को ये मिलता है। तो आयरन स्ट्रिप जब आया तो उसकी मदद से काफ़ी ज़्यादा इन्वेंशन हुई, तो इन्वेंशन की वजह से अब आसानी से लोग अपना करने लग गए जीत हासिल। तो ये एक चीज़ थी। लेट्स डायग्राम। उसके बाद देखो यहाँ पर जब ये आने लग गया, मैंने आपको बताया ही, तो इसकी एक इन्वेंशन हो गई, ठीक है ना, तो इससे भी काफ़ी हेल्प मिली। बहुत सारे फैक्टर्स थे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री, जहाँ पर आपका फेडरलिज्म यूरोप में बढ़ा। स्ट्रॉन्गर गवर्नमेंट इमर्ज हुई 7th सेंचुरी के बाद, 17th सेंचुरी के बाद, 7th सेंचुरी के बाद कर रहे थे। ट्रेडिशन बिकम फोर्स। तो अपार्ट फ्रॉम द सिस्टम ऑफ फेडरलिज्म, जो पैटर्न ऑफ लाइफ थी यूरोप में मिडेवल पीरियड में, वो आपका क्रिश्चियन चर्च ने भी फॉर्म किया था, क्योंकि बाइजेंटाइन एम्पायर था, ऑर्थोडॉक्स चर्च वहाँ का इंपॉर्टेंट रोल वहाँ उनका होता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इन द एब्सेंस ऑफ पावरफुल एम्पायर इन द वेस्ट, जो आपके कैथोलिक चर्च थे वो फंक्शंस में आ गए गवर्नमेंट के। जो पोप होता था वो कैथोलिक चर्च का हेड होने लग गया।
बट नॉट ओनली अ रिलीजियस हेड, ये पॉलिटिकल भी हेड होने लग गया, मॉरल अथॉरिटी का हेड भी हो गया। तो यूरोप में और वेस्ट एशिया में, इंडिया में मिडिवल एज में एक नया एज ऑफ रिलीजन आया, जहाँ पर ऑन द बिहाफ ऑफ रिलीजन वही सारे पावर और इन्फ्लुएंस को किया जाता था। मतलब रिलीजन इज़ अ गाइड बुक, जैसे आज हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ गाइड बुक टू गवर्न द कंट्री, उस टाइम पे रिलीजन इज़ अ गाइड बुक टू गवर्न द कंट्री। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ ग्रांट्स ऑफ लैंड्स फ्रॉम प्रिंसेस ऑफ फ्यूडल चीफ्स, ये सारा का सारा सिस्टम क्रिएट होने लग गया। कई सारी मोनेस्ट्रीज थी, वो सब आपकी देखने को मिली वहाँ पर, है ना, ये सब था। अब हम करते हैं अरब वर्ल्ड के बारे में। देखो अरब वर्ल्ड में आप देख लो कौन कौन सी कंट्रीज़ थी। अब अरब वर्ल्ड की कंट्रीज़ में आप देख लो, ये सारी कंट्री हैं आपकी। ठीक है, अरब वर्ल्ड की कंट्रीज़ याद रखना आप। अच्छा, इसके अलावा आपको क्या याद रखना चाहिए, मैं बता दूँ आपको। अरब वर्ल्ड में जब देखो राइज़ हुआ ना इस्लाम का 7th सेंचुरी में, तो यहाँ पे क्या हुआ कि भाई बहुत सारे जो अरब की ट्राइब्स थी ना, वो सब यूनाइट हो गई। ठीक है, यूनाइट होने के बाद उन्होंने एक पावरफुल एम्पायर बना लिया। अब जो अरब एम्पायर था, ये फाउंडेड बाय द अर्ली कैलिफ्स ने इसको फाउंड किया था, एम्ब्रेस किया था, अपार्ट फ्रॉम द अरेबिया सीरिया अपने करते थे। लेकिन क्योंकि इंटरनल डिफरेंसेस थे, सिविल वॉर भी थी अमंग आपके ये अरब ट्राइब्स के बीच में, तो मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी में कालिफ में डेमेस्कस के अंदर इनको डिस्प्लेस कर दिया गया। नई डायनेस्टी है, इसका नाम क्या था, अब्बासिड्स, पावर में आ गए। इन्होंने अपनी न्यूली फॉर्म कैपिटल बना दी आपके ईरान में, इराक के अंदर बागदाद। अब जो अब्बासिड्स है ना, वो कहते थे कि हम भी सेम ट्राइब्स हैं जहाँ पर प्रॉफिट मोहम्मद बिलोंग करते हैं, दैट इज़ वाई वी आर वेरी होली, हम बड़े पवित्र किस्म के हैं। तो फॉर अबाउट 150 ईयर्स अब्बासिद एम्पायर ने बहुत पावरफुल तरीके से फ्लरिशिंग एम्पायर इनका वर्ल्ड में रहा। मतलब इनकी इस तरह की हाइट आ गई थी एक तरह में कि भाई सारे इंपॉर्टेंट सेंटर, मतलब पार्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, इजिप्ट, सीरिया, इनका ही पार्ट हो गया था। तो अब्बासिद ने सिर्फ इंपॉर्टेंट रीजन वेस्ट एशिया के ही नहीं कंट्रोल करे, बल्कि आपके नॉर्थ अफ्रीका के रीजन्स को भी कंट्रोल करा। ट्रेड रूट शुरू कर दिया इन्होंने, मेडिटेरियन सी जो भी लिंक थे वहाँ पर भी, इंडिया के साथ भी। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी विद अब्बासिद प्रोवाइडेड, ट्रेड रूट्स दे देते थे, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देते थे, प्रॉस्पेरिटी बढ़ाते थे इन एरियाज़ की। इसी वजह से इनका नाम रोशन हो गया। अब अरब्स बड़े इंटरेस्टिंग थे भाई, मर्चेंट्स के फॉर्म में भी बड़ा ये जाते थे, न्यूमरस सिटीज़ के साथ वहाँ पे इनका चलता था। लिविंग इन्वायरमेंट, कल्चरल इन्वायरमेंट भी इनका अरब टाउन्स का काफ़ी बढ़ने लगा। अरब्स ने ही गोल्ड दिनार को इस्टेब्लिश किया, सिल्वर दिरहम। अब आपको ना ये ध्यान रखना है कि दिनार आया तो किससे से, देखो ये दिनार की फ़ोटो देख लो आप, दिनार कैसा होता था, इस तरह का दिनार उस समय देखने को मिलता था। ठीक है, ये दिनार का ध्यान रखना। उसके बाद देखो इनका फिर धीरे धीरे क्या होने लग गया कि भाई सिल्वर दिरहम होने लग गया। यहाँ ना देखो बहुत सारी टर्म्स आएंगी जो पेपर में आपसे पूछी जा सकती हैं कि इसका मतलब क्या था, इसका मतलब क्या था। तो थोड़ा सा ध्यान से सतीश चंद्रा को आप पढ़ना मेरे साथ। तो गोल्ड के दिनार इन्होंने इस्टेब्लिश करे, सिल्वर दिरहम आया, फिर उससे आपका ट्रेड होने लग गया। अरब ने डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम क्रिएट कर दिया, एडवांस अकाउंटेंसी ये सब शुरू हो गया, बैंकिंग सिस्टम में क्रिएट हो गया। मोस्ट फेमस जो कैलिफ था इस पीरियड का वो थे अल मामून एंड हारून अल रशीद। ये ध्यान रखना इस बात का कि मोस्ट फेमस कैलिफ कौन थे इस पीरियड के, तो अल मामून और हारून अल रशीद थे। कोड बहुत अच्छा था, पैलेस बड़ा अच्छा चल रहा था, साइंस भी अच्छी चल रही थी, लर्निंग, बड़े सारे सब्जेक्ट्स, नई नई स्टोरीज, नए नए लेजेंड्स के बारे में पढ़ना। तो अरब ने एक रिमार्केबल कैपेसिटी से साइंटिफिक नॉलेज को एसिमुलेट करा, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को एसिमुलेट करा। तो एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करने के लिए दे हैड नो हेजिटेशन कि वो नॉन मुस्लिम्स को भी ले लेते थे, क्रिश्चियंस को, ज्यूज़ को भी ले लेते थे, तो नॉन अरब्स को भी ले लेते थे, जैसे कि ईरानियंस, मैनी ऑफ हुम जोरोस्ट्रियन भी होते थे, बुद्धिस्ट भी होते थे, ले लेते थे। तो ऑल्दो द अब्बासिद कालिफ जो था वो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम था, लेकिन उसने गेट लर्निंग के लिए सबके लिए खोले हुए थे। ये देखो ये इसकी एक अच्छी बात थी, इसे कहते हैं विजडम। तो कालिफ जो हमारा अल मामून था उसने एक हाउस ऑफ विजडम भी बनाया। अब देखो गाइस यही पूछ लेगा क्वेश्चन, हाउस ऑफ विजडम किसने क्रिएट किया था, बैतुल हिकमत। तो कालिफ अल मामून जो था उसने किया था बगदाद में, ताकि अरबिक को ट्रांसलेट किया जाए बड़े सारी लैंग्वेजेस में, बड़े सारे सिविलाइजेशन में, ग्रीक में, बाइजेंटाइन में, इजिप्शियन में, ईरानियन, इंडियन में। तो एग्जाम्पल सेट किया उसने कि भाई कैलिफ ने, कि फॉलोड बाय इंडिविजुअल नोबल्स ने भी किया है। तो शॉर्ट स्पेस ऑफ टाइम ऑलमोस्ट जितने भी आपके इंपॉर्टेंट साइंटिफिक वर्क्स थे वो सारी कंट्रीज़ में फैलने लग गए, अरबिक में अवेलेबल होने लग गए। तो ग्रेट डील इसका इम्पैक्ट पड़ा ग्रीक के साइंस में, फिलॉसफी में भी, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त काम किया था। एक बेटर आइडिया ऑफ इम्पैक्ट, चाइनीज़ साइंस, फिलॉसफी, ये सब बड़े सारे चाइनीज़ इन्वेंशंस भी देखने को मिली इस फेज़ में। कंपास, पेपर प्रिंटिंग, गन पाउडर वगैरह था, वो कितना डेवलप कर दिया रखा। तो मार्को पोलो था, वो ट्रैवल करते हुए जा रहा था, वेनेशियन का ट्रैवलर था, चाइना में ट्रैवल करके गया और बताया उसने पूरा कि अरब की कितनी मोनोपोली है यूरोप में, ट्रेड विद चाइना ऑल्सो। तो अनफॉर्चुनेटली लेकिन लिमिटेड नॉलेज थी इंडिया के इकोनॉमिक एंड कल्चरल रिलेशन विद द अरब वर्ल्ड।
क्योंकि उस पीरियड में इंडिया का साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन वगैरह ये सब सारी बातें थी। तो आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट बाय अरब इन द 8th सेंचुरी, जो सिंध था ना, वो एक साइंटिफिक एंड कल्चरल लिंक बन गया इंडिया और अरब वर्ल्ड के लिए, सिंध की वजह से। देखो तो यहाँ पर क्या हुआ, डेसिमल सिस्टम जो हमारा मॉडर्न मैथमेटिक्स से लिया गया, इंडिया में डेवलप हुआ 5th सेंचुरी में, जो अरब वर्ल्ड के लोग यहाँ पर ट्रैवल करके आए। तो 19th सेंचुरी में बहुत पॉपुलराइज हुआ यहाँ पर अरब मैथमेटिशियन अल खरजुमी। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन यूरोप ऑल्सो। फिर उसके बाद मॉन्क कई लोग आए वहाँ पर, उन्होंने किया। एक काम था हमारा सूर्य सिद्धांत की किताब, आपको आज भी मिल सकती है, अगर आप चाहो तो अमेजोन से ये किताब खरीद के पढ़ भी सकते हो आप। देखो ये किताब थी सूर्य सिद्धांत, ठीक है। तो इसमें ना ये टेक्स्ट बुक जो है आपकी, ये ध्यान रखना, इसमें आपका एस्ट्रोनॉमी के बारे में सारा दे रखा है। तो फेमस जो आपके लोग थे ना, उन्होंने उस टाइम पे सूर्य सिद्धांता वगैरह को रिवाइज़ किया, रिफॉर्म किया इसको, लेकर आए। आर्यभट्टा तो थे ही उस टाइम पे, चरक, सुश्रुता, ये सब ने मेडिसिन से डील किया, उसको ट्रांसलेट कराया गया। तो इंडियन जो ट्रेडर्स होते थे, मर्चेंट्स होते थे, वो कॉन्टीन्यूसली मार्ट्स ऑफ इराक में जाते थे, फिजिशियंस भी जाते थे हमारे, है ना, कालिफ कोर्ट्स में, बागदाद में भी जाते थे, कई क्राफ्ट्समैन भी रिसीव वहाँ पर आए। नंबर ऑफ संस्कृत लिटरेरी वर्क्स आने लगे, जैसे कैलिल व दिब्बा, पंचतंत्रा, ये सबको ट्रांसलेट किया गया अरबिक में। इसकी वजह से एक बेस बनना शुरू हुआ। मोर डिटेल स्टडीज़ इंडिया की साइंस में, फिलासफी पे करे जाने लगे। तो बाय द बिगनिंग ऑफ 10th सेंचुरी अरब एक ऐसी स्टेज में आ गया था जिसका कंट्रीब्यूशन साइंस की फील्ड में बड़ा ज़बरदस्त हो गया था। वहाँ पर एक ज्योमेट्री का, एल्जेब्रा, ये सारा कंट्रीब्यूशन अरब वर्ल्ड में था। सोचो आप, द फील्ड ऑफ साइंस क्या ज़बरदस्त काम कर रहे थे। तो राइटिंग्स ऑफ अरब जोग्राफर्स ये बताते हैं कि वहाँ पर मैप्स भी उनके बताते हैं कि एडवांस नॉलेज थी उनको वर्ल्ड के बारे में, उनके मैप से पता चलता है। तो अरब की वजह से नए डिवाइसेस आए ट्रैवलिंग करने के, उन्होंने ओपन सीक में क्रॉस इतनी सारी चीज़ें डिवाइस कर दी है। अरब ट्रेडर्स की वजह से पता चलता है कि जो अबाउट इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में, कि यूज़फुल रिसोर्स पता लगता है। तो बेस्ट आपके ना यहाँ पर ना, इनके पास लाइब्रेरीज भी बड़ी बेस्ट होती थी, लीडिंग साइंटिफिक लेबोरेटरीज होती थी अरब वर्ल्ड में, वहाँ पर इस्टेब्लिश की गई। और ये भी ज़रूरी है जानना कि रिमेंबर मैनी ऑफ द अचीवमेंट जो इन्होंने करी वहाँ पर, आउटसाइड अरेबिया, कुरासन, इजिप्ट, इसके बाहर भी उन्होंने बड़ा काम किया। तो अरब साइंस वॉज ट्रूली इंटरनेशनल हो गई। अरब साइंस में लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर, पूरे इंटायर के बारे में। तो रिमार्केबल डिग्री ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड पर्सनल फ्रीडम की वजह से ना, साइंटिस्ट, आपके स्कॉलर, मतलब लर्निंग का इन्वायरमेंट देखो आप अरब में कितना ज़बरदस्त था। इस लेवल पे लर्निंग थी कि अरब साइंस हुआ। लेकिन डिक्लाइन कब हुई? 12th सेंचुरी के बाद। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ने बहुत ज़्यादा अफेक्ट डाले। क्यों? क्योंकि देखो जैसे अभी तक बहुत लिबरल सिस्टम था, अब ऑर्थोडॉक्सी आएगी, जिसकी वजह से फ्री थॉट वाला सिस्टम खत्म होगा। फ्री थॉट खत्म होते ही क्या होगा? राइज ऑफ ऑर्थोडॉक्सी। अब चलते हैं हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बारे में। देखो अरब जो था अफ्रीका के साथ कनेक्ट हुआ, इंडियन ओशन, उसके बाद मिडल ईस्टर्न ट्रेड में भी। अरब में माइग्रेशन था, मर्केंटाइल एक्टिविटी होती थी, जो ईस्ट कोस्ट था अफ्रीका में बहुत बढ़ गई थी वहाँ पर, मलिंदी में, जंजीबार में। लेकिन फिर अरब ट्रेड इंक्लूडेड लार्ज स्केल ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ स्लेव्स भी करते थे, गोल्ड भी लेकर आते थे, एक्सपोर्ट भी एक्सपोर्ट करते थे, आइवरी का भी करते थे। तो देयर वॉज इन अफ्रीका पावरफुल इथोपियन किंगडम था, लॉन्ग स्टैंडिंग, वहाँ पे बड़े सारे टाउन्स भी थे। इथोपियन इंडियन ओशंस के साथ एंगेज हो गए क्रॉस इट टू इंडिया। इथोपियंस को हब्सीज भी बोलते थे, क्रिश्चियंस होते थे बेसिकली ये। इनका बेजेंटाइन एम्पायर के साथ बड़ा अच्छा क्लोज एलाइज थे ये। फिर इकोनॉमिक पोजीशन इनकी डिक्लाइन हुई, क्योंकि जब आपका डिक्लाइन हो गया ना बेजेंटाइन एम्पायर के साथ, तो फिर जब उनका डिक्लाइन हुआ तो इनका भी डिक्लाइन होने लग गया। अब ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया में चलो, देखो चाइना की सोसाइटी कल्चर था ना, क्लाइमेक्स पे था 8th एंड 9th सेंचुरी में, टैंग रूल जब था। देखो ये आपका टैंग रूल का डायग्राम है, इसकी डायनेस्टी के बारे में देख लो आप, क्या क्या है टैंग राइल के। टैंग रूल का जो एम्पायर था उसको कैसे कहते हैं, ये सारा देखो इस तरह का एम्पायर था ये चाइना के आसपास का, ठीक है। तो ये आपको डायग्राम ज़रूर ध्यान रखना है टैंग रूल का, ठीक है। चलो इसको उधर करता है। अब यहाँ पर देखो आप कि जो टैंग रूलर है ना, उन्होंने अपना ओवरलॉर्डशिप इन्होंने बढ़ाई सेंट्रलेशन की तरफ, खासकर की तरफ। इससे क्या हुआ कि दे हेल्प इन गिविंग अ फिलिप टू द ओवरलैंड, आपका ट्रेड होने लग गया बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। सिल्क रोड इन्होंने क्रिएट कर दिया। नॉट ओनली सिल्क के, बहुत सारे फाइन क्वालिटी के पोर्सिलिन, ट्रेजेडी, सेमी प्रेशर स्टोन्स का एक्सपोर्ट करने लगे वेस्ट एशिया में, यूरोप में, इंडिया में। इस सिल्क रूट के तहत ही फॉरेन ट्रेडर्स थे वो भी यहीं से आते थे चाइना के पास। बहुत सारे अरब, पर्शियन, इंडियन से आने लग गए, तो इसी लेके ना कई बड़े के कैंटून्स भी लेकर आते थे। तो टैंग एम्पायर ना 19th सेंचुरी के मिडल में डिक्लाइन हुआ, और इसी ने 10th सेंचुरी में रिप्लेस करके एक सुंग एम्पायर डायनेस्टी को लेकर आए। तो देखो इसको कुछ लोग सुंग भी कहते हैं, कुछ सॉन्ग डायनेस्टी भी कहते हैं, तो ध्यान रखना, ठीक है, इस बात का भी। अच्छा देखो इसमें क्या क्या था आपके सारे के सारे, ये इस तरह से देखने को मिलता है। ये आपका ये वाला डायनेस्टी। अच्छा इसके अंदर फिर आप देखोगे अभी, हाँ इसका मैं आपको बताती हूँ अभी किस तरह से इस एम्पायर ने क्या क्या काम किए।
अब देखो ये वाला एम्पायर आया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि टैंग एम्पायर डिक्लाइन हो गया था। अब जब संग एनवायरमेंट आपका ये डायनेस्टी आई, तो ये चाइना में रूल करने लगे फॉर अबाउट 100 ईयर्स अगो। 100 ईयर्स तक इसने पूरा रूल किया। इसके कुछ वीकनेसेस थी, कुछ उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ का भी फ़ायदा उठाया, मंगोल्स टू कनकर चाइना। तो मंगोल्स ने यहाँ पर कई सारी ग्रेट डेथ एंड डिस्ट्रक्शन चाइना में किया, बट ड्यू टू हाईली डिसिप्लिन एंड मोबाइल कैवलरी फोर्सेस थे, तो मंगोल रूलर्स वर एबल टू यूनिफाई नॉर्थ एंड साउथ चाइना को उन्होंने यूनिफाई करवा दिया और वन रूल होने लगा। तो बहुत टाइम तक फॉर सम टाइम देखना गया कोई मेला कि भाई जो आपके स्वय तोंगकिन है, यानम है, वियतनाम साउथ में है, ये आपका यहाँ पर आ गए। तो फिर उसके बाद मंगोल स्टैब्लिश वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर इन ईस्ट एशिया में उन्होंने करा। तो एक ना मार्को पोलो है, मैंने अभी बताया भी था इसके बारे में आपको। तो ये वेनिशियन ट्रैवलर था, जिसे कुछ अपना समय ना कोट ऑफ कुबलई खान के साथ बताया, जो मंगोल रूलर चाइना के फेमस मंगोल रूलर थे। एंड ही लेफ्ट अ पिशस्क्यूक अकाउंट ऑफ दिस अकाउंट। तो मार्को पोलो जब इटली में रिटर्न हो रहे थे, तो उन्होंने बालाबार इंडिया में विजिट करा था, कुछ डिफरेंट चीज़ें बताई थी, कमर्शियल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के बारे में बताया था। तो आप ये कह सकते हो जो कंट्रीज़ आप रही ना साउथ ईस्ट एशिया की, इन्होंने पूरा एक्सपेंशन भी देखा चाइनीज़ रूलर्स की वजह से। चाइना एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेवी भी उस समय रखता था। साउथ ईस्ट एशिया इंडिपेंडेंट भी थे, दो मोर पावरफुल किंगडम्स भी थे जो फ्लरिश कर गए, शैलेंद्र एम्पायर, कंबोजा एम्पायर थे। शैलेंद्र डायनेस्टी में यहाँ पर 7th सेंचुरी में आती है, जो श्री विजय नंबर कॉन्स्टिट्यूट करती है, ठीक है। ये सब सारे रीजन्स के नाम बता रखे हैं इसमें। तो अकॉर्डिंग टू 9th सेंचुरी अरब राइटर, उसने बोला कि एम्पायर इतना बड़ा था कि फास्टेस्ट वेसल्स थे कुड नॉट कंप्लीट अ राउंड ट्रिप ऑफ इट, फॉर 2 years भी आप नहीं कंप्लीट कर सकते। शैलेंद्र रूलर के पास क्या था, बहुत पावरफुल नेवी होती थी, पूरा सी ट्रेड चाइना पे उन्होंने डोमिनेट करा हुआ था। श्री विजय एम्पायर वॉज रिप्लेस बाय मजाफिर एम्पायर 11th सेंचुरी में। फर्दर इन्होंने अपना एक्सपेंशन कर दिया। फिर पल्लवाज आए साउथ इंडिया में, बहुत पावरफुल नेवी थी इनकी भी। पल्लवा की नेवी इतनी एक्टिव थी ना बे ऑफ बंगाल में, कि जितना भी सी ट्रेड सारा कुछ ये देखते थे, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे इंडियन चाइनीज़ रूलर्स स्कॉलर्स थे, जैसे विजिटेड पलम्बांग, जो कैपिटल था एम्पायर का। सुमात्रा लोकेटेड था यहाँ पर ये। तो उन्होंने यहाँ पर देखा कि कैसे हमारा जो बुद्धा, देखो हमारे ना बुद्धिज़्म जो था हमारी कंट्री से गायब होने लग गया। और इस टाइम पर आपको देखने को मिलेगा बाहर की कंट्रीज़ में, जितनी भी आपकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज थी, यहाँ बहुत ज़्यादा बुद्धिज़्म हमारी कंट्री से भी ज़्यादा वहाँ पर फ्लरिश कर गया। इंडिया के जो एपिक्स थे, रामायण महाभारत, वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनका लिटरेचर फॉर्म में, फॉक आर्ट फॉर्म में होने लग गया। कंबोजा एम्पायर ने अल्टीमेटली कंबोडिया नाम की तरफ फ्लरिश करते चले गए। और फ्लरिश करते करते यहाँ पर क्या हुआ, एक बहुत अच्छा, कई सारे इंडियन ट्रेडर्स भी आए, इंडियन मॉन्क्स भी कोरिया वगैरह जाते थे। इस तरह से ना, मतलब बुद्धिज़्म का रोल बता रहा है कैसे कैसे ना साउथ की कंट्रीज़ में आपका बुद्धिज़्म जो है वो बढ़ने लगा। तो गाइस दिस इज़ अबाउट ऑल दिस चैप्टर, कि इसके अंदर ऐसा ऐसा पूरा बता रखा है। बुद्धिज़्म कंटिन्यू टू फ्लरिश बिकॉज कल्चरल एंड कमर्शियल कॉन्टैक्ट भी इसमें दे रखा है कि इंडिया के साथ कैसे कैसे रहा। तो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर, ठीक है। विल मीट यू टुमारो फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। होप यू आर लाइकिंग द सेशंस। टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।